हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है। ठीक है, तो इसमें कि जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एचपीजी के रहता है, ठीक है। बाकी आपका एचपी का जो आपके एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो आपका हिंदी ग्रामर यूज़ होता है वो आपका इसमें रहेगा। बाकी आपका इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके मॉक टेस्ट जो मिक्स मॉक टेस्ट कंटिन्यू चले हुए। ठीक है, तो आपने वीडियो को जो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको पता है कि हर रोज़ जो वीडियो आपकी शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। ठीक है, तो अपने टाइम से वीडियो को जो वो वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि भूतपूर्व पटियाला, जो भूतपूर्व पटियाला थी ना, जो भूतपूर्व पटियाला आपका, उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? तो भूतपूर्व पटियाला की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या थी? तो भूतपूर्व पटियाला की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो आपकी वो चाइल है। ठीक है, चाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौराधार किस जिले में स्थित है? तो नौराधार जो वो किन्नौर जिले में स्थित है, शिमला में है, बिलासपुर में या सिरमौर में? तो नौराधार जो आपकी ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपकी ये नौराधार स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्की तहसील किस जिले में स्थित है? तो अर्की तहसील जो ये शिमला में है, सिरमौर में है, सोलन में या चंबा में है? तो अर्की तहसील जो आपकी ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपकी अर्की तहसील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा ने नालागढ़ को हिंदू रियासत की राजधानी बनाया था? तो ये रामचंद्र ने बनाया था, विजय चंद ने, विक्रम चंद ने या आलम चंद ने? तो विक्रम चंद, जो विक्रम चंद आपके राजा थे, इन्होंने नालागढ़ को हिंदू रियासत की राजधानी बनाया था, विक्रम चंद ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखदेव वाटिका कहाँ पर स्थित है? तो सुखदेव वाटिका जो है कहाँ पर स्थित है? ये सुंदरनगर में स्थित है, जोगिंदरनगर में स्थित है, अंद्रेटा में या पपरोड़ा में? तो सुखदेव वाटिका जो आपकी ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और मंडी डिस्ट्रिक्ट के सुंदरनगर में। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के सुंदरनगर में स्थित आपकी सुखदेव वाटिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अब आपको बताना है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। बुध है, चंद्रमा है, शुक्र है या बृहस्पति है? तो आपको पता है कि चंद्रमा जो आपका ये क्या है, ये एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। ठीक है, तो ये तीन बचे आपके, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह जो है वो, बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह स्थित है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? अब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? वो शुक्र है, बृहस्पति है या बुध है या चंद्रमा है? सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध है, लेकिन जो सबसे गर्म ग्रह होगा वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो आपका शुक्र है। ठीक है, शुक्र को सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, सांझ का तारा, सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसपा और स्पीति किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की है, सतलुज की है, ब्यास की है या रावी की है? तो बसपा एक हो गया आपका, बसपा, और ये स्पीति। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? ये आपकी सतलुज की। बसपा और स्पीति जो आपकी सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, बसपा और स्पीति सतलुज की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पब्बर किसकी सहायक नदी है? तो पब्बर यमुना की सहायक नदी है, सतलुज की है, ब्यास की है या रावी की है? तो पब्बर जो वो किसकी सहायक नदी है आपकी? तो पब्बर जो आपकी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है आपकी पब्बर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका हिंदी का सेक्शन स्टार्ट होगा। तो हिंदी के भी आपके 10 क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, और आपके 30 क्वेश्चन, 30 में से आउट ऑफ स्कोर आपका कितना, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि पुस्तक पढ़ी गई, इसमें आपका वाच्य कौन सा है? पुस्तक पढ़ी गई तो इसमें वाच्य बताना आपने, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो कृतवाच्य, कृतवाच्य क्या होते हैं? कृतवाच्य वह वाक्य वाच्य होते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है, कर्म की प्रधानता होगी। कर्म की प्रधानता मतलब कर्ता की प्रधानता, जैसे मोहन पत्र लिखता है। ठीक है,
तो वो आपका कृतवाच्य है, ठीक है। अब कर्म की प्रधानता क्या है कि पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो स्ट्रेस डाला गया वो कर्म पे डाला गया। जैसे यहाँ पे लिखा कि पुस्तक पढ़ी गई है, तो पुस्तक पे स्ट्रेस डाला गया है, तो ये किस में होता है आपका कर्मवाच्य में। और भाववाच्य नेगेटिविटी होगी इसमें, ठीक है। इसमें जो है नेगेटिविटी होगी, नेगेटिव होंगे एक हिसाब से ये। जैसे मोहन से, जैसे क्वेश्चन आपका ऐसा होगा, वहाँ पे आंसर आपका मोहन से उठा नहीं जाता, ठीक है। मोहन से उठा नहीं जाता, या मोहन से चला नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता। तो ये जो वाक्य होते हैं आपकी जो नेगेटिविटी वाले होते हैं वो होते हैं भाववाच्य, ठीक है। नेगेटिविटी वाले आपके भाववाच्य होंगे। तो पुस्तक पढ़ी गई है, इसमें जो आपकी कर्म की प्रधानता है तो ये आपका कर्मवाच्य, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ उसको क्या कहेंगे? उसको अजान बाहु कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे, या ये दोनों ही है, ठीक है। तो इनमें जो ये दोनों है अज्ञात शत्रु या अजात शत्रु, ये अज्ञात है या अजात है, दो में से अपना बताना, ठीक है। तो जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हो उसे कहेंगे हम अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु कहेंगे उसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षडानन में कौन सी संधि है? तो षडानन में जो है व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, वृद्धि संधि है, या गुण संधि है। तो षडानन में जो आपकी संधि है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा षट जमा आनन, षट जमा आनन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और जहाँ पर भी आपका हलंत लग जाए वो संधि आपकी कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है, ठीक है, व्यंजन संधि। इसके पहले जो रूल है इसका व्यंजन संधि का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे ये षडानन है, ठीक है, षडानन, ये षडानन है, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग आपकी ये संधि पूछेगी। इसमें क्या होता है कि जो आपकी वर्ग की वर्णमाला होता है उसका जो थर्ड लेटर होता है, थर्ड अक्षर होता है, जैसे ट, ठ, ड, ठीक है, ढ, अण, ये रूल नंबर पहले के अकॉर्डिंग होता है आपका कि जो आपका थर्ड अक्षर होता है ये प्रथम अक्षर में जो वो परिवर्तित हो जाता है और हलंत लग जाता है। तो ये ड आया, ठीक है, तो ये षट में चेंज हो गया, ठीक है। तो षट जमा आनन, तो ये क्या हो गया आपका विसर्ग व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि का फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये आपका जो अक्षर दे रखा है कि षडानन, तो षट जमा आनन आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन संधि का फर्स्ट रूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दानवीर, दानवीर में कौन सा समास है? तो दानवीर में अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है। तो दानवीर जो दान में है वीर, ठीक है, तो ये जो आपका समास है ये कौन सा हो जाएगा? दानवीर। तो इसमें जो समास है आपका वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष में कौन सा? संप्रदान, ठीक है। तो दानवीर में जो समास है आपका वो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें ये कोई भी नहीं है, इसका आंसर तत्पुरुष समास है। जो दान में है वीर मतलब संप्रदान, तत्पुरुष इसमें जो आपका समास हो जाएगा, ठीक है। तो दानवीर में समास होगा आपका तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जलद, जलद में कौन सा समास है? तो जलद, ठीक है, तो जलद, जलद में अपना समास बनाना। जलद होता है कि जल से जल देने वाला, जल से नहीं जल देने वाला, अर्थात किसके लिए बोला गया है? बादल, ठीक है। जलद होता है कि जल देने वाला, अर्थात ये यहाँ पे जलद यूज करा गया है, ठीक है, बादल के लिए। तो आपको पता है कि जो भी आपका पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे, ठीक है, जो पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे वो किस में आ जाते हैं? आपका बहुब्रीहि समास में, ठीक है, बहुब्रीहि समास में। इस शब्द में जलद का अपना कोई अर्थ नहीं है बल्कि ये बादल के लिए यूज हुआ है। तो जलद जल देने वाला समास है, तो ये समास होता है आपका बहुब्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश में कौन सी संधि है? तो राकेश में संधि बतानी है आपने। तो राकेश का जब संधि विच्छेद करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? राका जमा ईश, ठीक है, राका जमा ईश। जैसे आपका महेश है, महेश, ठीक है, तो महाजमा ईश, ठीक है। तो जैसे राका का संधि विच्छेद है तो राकेश का संधि विच्छेद तो राका जमा ईश हो जाएगा, महेश का संधि विच्छेद तो महाजमा ईश हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अ या, ठीक है, अ या आ के बाद, ठीक है, अ या आ के बाद ई या छोटी ई आ जाए, बड़ी ई या छोटी ई आ जाए तो ये बन जाता है ए बन जाता है, ठीक है, ए। तो महेश जैसे महाजमा ईश, तो यहाँ पे अ या आ के बाद ई आ जाए तो ये ए बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बना ये आ गया, ये ई आ गई बड़ी ई, तो ये क्या बन गया? ए।
तो ये क्या बन गया आपका, ए बन के राकेश बन गया। तो ये किस में होता है आपका, गुण संधि में, ठीक है, गुण संधि में। तो ये संधि कौन सी होगी आपकी, गुण संधि होगी। राकेश राका जमा ईश आपकी गुण संधि होगी। तो महेश महाजमा ईश, जैसे ये लिखा आपका महेश, ठीक है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पे क्या आएगा, महा जमा ईश, ठीक है। यहाँ से आ गया जमा ई आ गया, क्या बन गया, ए बन गया। तो इसी प्रकार ये शब्द बना है महेश महा, यहाँ से आपका जो आ हट गया, ठीक है, और ई, इन दोनों का क्या बन गया, ए बन गया। तो ये ए आ की मात्रा आ गई और महेश बन गया। तो ये किस में होता है आपका, गुण संधि में, ठीक है। तो गुण संधि में आपका ये रूल है। तो इसका जो राकेश में संधि है वो आपकी गुण संधि यूज हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय। तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भर पेट में कौन सा समास है। तो कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है, ठीक है, या द्वंद्व समास है। तो आपको पता है कि अ हो गया, आ हो गया, अनु हो गया, निर हो गया, ठीक है, भर हो गया, ठीक है। जो भी आपके उपसर्ग लगे हों, ठीक है, ये उपसर्ग यूज हुए हों, जो भी आपका इनमें से कोई भी उपसर्ग दिख जाए आपको तो वो समास होगा आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट में जो समास है आपका अव्ययी भाव समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलज, जलज कौन सा शब्द है। आपने बताया जलज कौन सा शब्द है। तो जलज जो है रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, या इनमें से कोई नहीं। तो जलज, तो आपको पता है कि रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द वो शब्द होता है जिनका कोई भी खंड या भाग सार्थक ना हो, ठीक है, कोई भी खंड या भाग जो है वो बनना सार्थक ना हो। जैसे कोई शब्द लिख दिया मैंने, हाथी लिख दिया, ठीक है, तो जब हाथी को तोड़ेंगे तो क्या दो प्रॉपर शब्द बनेंगे आपके, नहीं बनेंगे। हाँ, कोई शब्द बन जाएगा, ये थी, कोई ये कुछ वर्ण, ये कोई शब्द नहीं बना। तो जिसका कोई भी खंड या भाग, जैसे हाथी है, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, इसको तोड़ मरोड़ के नहीं लिख सकते। तो जिसका कोई भी खंड या भाग सार्थक ना होता वो आपका रूढ़ शब्द होता है, ठीक है। जिसका कोई भी खंड या भाग सार्थक ना हो वो आपका रूढ़ शब्द होता है। तो रूढ़ शब्द आप समझ गए कि रूढ़ शब्द क्या होता है। अब यौगिक शब्द देखिए। तो यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वह शब्द होता है जिनका कोई भी खंड या भाग जो है वो सार्थक होता है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड या भाग सार्थक होता है, ठीक है। जैसे विद्यालय बोला मैंने, विद्यालय, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, दो शब्द बन जाएंगे, एक विद्या हो गया, एक जमा आलय हो गया, ठीक है। तो इसका प्रॉपर दो शब्द बन गए, विद्या जमा आलय, तो ये हो जाएगा आपका यौगिक शब्द, ठीक है। अब रही बात आपकी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जलज कौन सा शब्द है। तो थर्ड शब्द आपका बताते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे अब आ गया आपका योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़ शब्द आ गया। योग रूढ़ शब्द की जो डेफिनेशन है वो बोलती है कि ये जो योग रूढ़ शब्द है ये यौगिक तो होगा, ठीक है, योग रूढ़ शब्द ये यौगिक तो होगा, लेकिन ये लेकिन जो इसका अपना सामान्य अर्थ होगा, ठीक है, इसका जो अपना सामान्य अर्थ होगा उसको त्याग कर, ठीक है, उसके त्याग कर किसी और अर्थ को प्रकट करेगा, किसी और अर्थ को प्रकट करेगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, किसी और अर्थ को प्रकट करेगा। अब एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, योग रूढ़ की बात चल रही है, तो योग रूढ़ में हम जैसे दशानन, ठीक है, दशानन लिखते हैं हम, तो दशानन इसको हम तोड़ तो सकते हैं, दस आनंद, दस है जिसके आनंद दो प्रॉपर शब्द बनेंगे, लेकिन दशानन यूज किसके लिए हुआ है, ठीक है, दस जमा आनंद, इसका संधि से दो शब्द प्रॉपर बनेंगे, दस अलग से आनंद अलग से, लेकिन इसका जो यूज है वो किसके लिए हुआ है, ये दशानन का यूज जो वो रावण के लिए यूज हुआ है, ठीक है, रावण के लिए यूज हुआ है। तो योग रूढ़ शब्द, जो योग रूढ़ शब्द है आपका वो यौगिक तो होगा, लेकिन अपने विशेष अर्थ को छोड़कर किसी और अर्थ को प्रकट करेगा, वो आपका योग रूढ़ शब्द होगा, ठीक है, योग रूढ़। जैसे आपका बहुब्रीहि समास जो होता है वो पूरा जो बहुब्रीहि समास आपका योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत उसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो भी बहुब्रीहि शब्द होगा आपका वो योग रूढ़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जलज में कौन सा शब्द है। तो जलज में शब्द कौन सा, जलज, जल से जन्मा हुआ,
जल से जन्मा हुआ, जल से जन्मा हुआ अर्थात कौन, हर एक चीज़ जो जल से जन्मी उसके लिए हम जलज नहीं बोल सकते। ये सिर्फ बोला गया है कमल के लिए। जलज किसका पर्यायवाची होता है, कमल। तो जल से जन्मा हुआ हर एक चीज़ को हम जलज नहीं बोल सकते, ये सिर्फ कमल को ही बोल सकते क्योंकि कमल का पर्यायवाची है जलज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जल से उत्पन्न हुई हर एक चीज़ को हम जलज नहीं बोल सकते, ये सिर्फ कमल के लिए यूज हुआ। ठीक है, तो जलज कैसा शब्द है आपका, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, आपका पूरा चैप्टर रूढ़ शब्द का यही कंप्लीट कर दिया, जो रूढ़ शब्द यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि परीक्षा कैसा शब्द है। तो परीक्षा जो शब्द आपका ये तत्सम है, तद्भव है, देशिज है या विदेशिज है। तो परीक्षा शब्द जो आपका ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तत्सम शब्द हो जाएगा आपका परीक्षा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनिल, अब इंग्लिश का हमारा सेशन स्टार्ट होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनिल फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे अपना भरना है। यहाँ पे लिखा है टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ। जैसे अनिल आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स ये रॉन्ग है थोड़े। अनिल इज़ गोइंग भरा जाएगा। ठीक है, अनिल इज़ गोइंग भरा जाएगा। अनिल वेंट भरा जाएगा। ठीक है, अनिल गो भरा जाएगा या अनिल गोज भरा जाएगा। ये तीन ऑप्शन आपके पास है, इज़ गोइंग, वेंट, गो या गोज। इनमें से आपने एक फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे पुट आउट करना है। ठीक है, तो अनिल इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी डे होगा, या अनिल वेंट टू स्कूल एवरी डे होगा, या अनिल गो टू स्कूल एवरी डे होगा, या अनिल गोज टू स्कूल एवरी डे होगा। तो यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आपकी यह एवरी डे आ जाए ना, कि कोई चीज़ कब कब होती है, फ्रीक्वेंसी की, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। और दूसरी बात है कि रूटीन की बात आ जाए। ठीक है, कि कोई चीज़ कब कब होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए आप। बस ये ध्यान रखिए कि जब भी आपकी कोई रूटीन की बात करता है, ठीक है, डेली रूटीन आपकी, ठीक है, तो डेली रूटीन की जब बात करेंगे, ठीक है, तो डेली जो रूटीन आपकी उसकी बात करेंगे तो आप यूज़ करेंगे क्या, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे अनिल गोज़ टू स्कूल एवरी डे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अनिल गोज़ टू स्कूल एवरी डे, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी डेली की बात करेंगे, एवरी डे उसकी रूटीन है ये। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि अनिल गोज़ टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें रूटीन की बात करी गई है, तो ये हमेशा जहाँ पे रूटीन की बात करी जाए, ठीक है, वो आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मोडाल्स से, अब ठीक है, मोडाल्स नहीं बल्कि बोलते इसको पैसिव वाइज, चेंज इनटू पैसिव वाइज, और मोडाल के अंदर इसका यूज़ हुआ है। तो ये एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज आपको पता होना चाहिए। एक्टिव वाइज में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है आपका, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जब इसका पैसिव वाइज करते हैं तो क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर क्या आता है आपका मॉडल के, जैसे यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज़ हुए तो उसी के अकॉर्डिंग यूज़ होगा सब कुछ। तो जब इसका मॉडल वर्ब आ जाए, ये मॉडल वर्ब आ गया, जब इसका पैसेज करते हैं तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका जो भी आपकी मॉडल वर्ब होगी वो आ जाएगी। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका बी, फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आ जाएगा बाय, और फिर आ जाएगा जो आपका सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बनता है वो। ठीक है, तो सी कैन डू दिस वर्क, तो इसका हो जाएगा दिस वर्क, ऑब्जेक्ट आ गया आपका दिस वर्क। ठीक है, अब आएगी मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब आ गई कैन, और जब पैसिव में चेंज करते हैं इसको तो कैन के साथ बी लग जाता है, मॉडल वर्ब के साथ बी आ जाएगा। ठीक है, दिस वर्क कैन बी। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, डू है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव में, डन बाय हर। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि पहले बता चुके आपको कि जब भी एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं तो ना टेंस चेंज करते हैं उसका, ना मीनिंग चेंज करते हैं, खाली स्ट्रेस चेंज करते हैं। स्ट्रेस का मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला, शी कैन डू दिस वर्क। सिंपल सी बात है कि बात वही है कि शी कैन डू दिस वर्क, वह इस कार्य को कर सकती है। सिंपल बात समझना कि वह जो वो उस कार्य को कर सकती है। अब जब इसका पैसिव चेंज करेंगे तो एक बात ध्यान रखना कि ना इसका मीनिंग चेंज होना चाहिए और ना टेंस चेंज होना चाहिए, सिर्फ उस पर स्ट्रेस दिया जाता है। ठीक है, अब हिंदी में इसका मतलब समझना, यहाँ पे बोला गया कि शी कैन डू दिस वर्क, वह इस कार्य को कर सकती है। अब इसका जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखा हमने, दिस वर्क कैन बी डन बाय हर,
यह कार्य जो वो उसके द्वारा किया जाता है। तो बात तो हमने वही बोली ना, सिर्फ स्ट्रेस चेंज करा। ऐसा नहीं कि हमने मीनिंग कुछ ये बोल दी कि ये कार्य सिमरन के द्वारा किया जाता है, ये कार्य अनिल के द्वारा किया जाता है। बात हमने वही बोली यहाँ भी, शी कैन डू दिस वर्क, वह इस कार्य को कर सकती है। आगे बोला कि दिस वर्क कैन बी डन बाय हर, ये कार्य उसके द्वारा किया जाता है। तो बात तो वही है कि काम जो है वो इसी के द्वारा करना है, लेकिन दिस वर्क यहाँ पे खाली स्ट्रेस चेंज का स्ट्रेस दिया गया कि ये कार्य उसके द्वारा किया गया है। सिर्फ स्ट्रेस चेंज होता है, ना मीनिंग ना टेंस चेंज होगा आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस करते समय, खाली स्ट्रेस चेंज होता है। ठीक है, तो दिस वर्क कैन बी डन बाय हर मतलब दोनों का एक ही है। ऐसा नहीं कि मतलब चेंज हो जाएगा, अगर आप पैसिव करें तो मतलब चेंज नहीं होता, मतलब वही रहता है, सिर्फ उसका स्ट्रेस उस पर स्ट्रेस दिया जाता है, जोर दिया जाता है, उस पर सिर्फ जोर दिया जाता है वाक्य में। तो ये हो जाएगा इसका ये राइट आंसर, दिस वर्क कैन बी डन बाय हर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ही रीड्स डैश यूनिवर्सिटी। तो आपको पता है कि सिंपल सा यहाँ मॉडल आर्टिकल आपका यूज़ होना है। तो आर्टिकल दो आपके यहाँ यूज़ होने, कौन से होना, दो में से, जैसे ये ए और एन है, तो यहाँ पे क्या लिखा आपका यू। ठीक है, यू आ गया आपका फर्स्ट लेटर। आपने देखना है साउंड किसकी दे रहा है, अगर साउंड य की दे रहा है तो आपने करना ए आर्टिकल यूज़, और अगर साउंड अ की दे रहा है तो आपने करना एन आर्टिकल यूज़। तो ये लिखा क्या यहाँ पे, ही रीड्स इन यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी य का साउंड दे रहा है तो ए आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिस बाइक। ठीक है, यहाँ पे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स भरा जाएगा। ठीक है, ये बाइक है, यहाँ पे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स अपना पुट आउट करना है। तो दिस इज, ठीक है, डैश बाइक विच अनिल हैज़ बाउट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिलिंग द ब्लैंक्स, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। दिस इज डैश बाइक, ठीक है, विच हैज़, विच अनिल हैज़ बाउट। ठीक है, विच अनिल हैज़ बाउट। अब देखो यहाँ पे क्या भरना अपना, दिस इज अ बाइक होगा या दिस इज एन बाइक होगा, दिस इज द बाइक होगा, नो आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या बोला गया, दिस इज द बाइक विच अनिल हैज़ बाउट। तो यहाँ पे ये डेफिनेट कर दिया गया है, ये वही बाइक है जिसको अनिल ने खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेट कर दिया तो क्या भर जाएंगे, द भर जाएंगे। अगर यहाँ पे इतना ही होता कि दिस इज, ठीक है, तो क्या भर जाता, जैसे यहाँ दिस इज डैश बाइक, तो क्या भर जाता, तो सिंपल सा आता दिस इज अ बाइक, यह एक बाइक है, तो वो क्या भर जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनेट है, यहाँ पे कोई बताया नहीं कि इसके बारे में आगे चल क्या रहा है काम। ऐसा होता है कि दिस इज अ बाइक, तो ये बाइक है सिर्फ, तो ये सिर्फ बाइक है, खत्म, हमें इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब भी आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम यूज़ कर ले किसी चीज़ के लिए तो आप ए का यूज़ करेंगे, लेकिन दूसरी बार आप द का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्यों द यूज़ करा, मैंने कि दिस इज़ द बाइक, यह वही बाइक है बिच जो अनिल ने खरीदी है। ठीक है, जो अनिल ने खरीदी है। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए का समझने का, एक डेफिनेट का समझने का एक बहुत मस्त तरीका है। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं बोलता हूँ कि दिस इज डैश कार। ठीक है, आगे लिखता हूँ मैं डैश कार इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, कार इज वेरी कॉस्टली, दिस इज कार। ठीक है, तो क्या क्या भरा जाएगी, जैसे मैं यहाँ पर जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम किस चीज़ की बात करते हैं, हम फर्स्ट टाइम किस चीज़ की बात करते हैं तो आर्टिकल ए फिल करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि दिस इज अ कार, आगे बोलता हूँ डैश कार इज वेरी कॉस्टली, द कार इज वेरी कॉस्टली, दिस इज अ कार। ठीक है, द कार इज वेरी कॉस्टली, दिस इज अ, एक गाड़ी है और ये जो गाड़ी है वो कैसी है, बहुत कॉस्टली है। ठीक है, दिस इज अ कार। ठीक है, द कार इज़ वेरी कॉस्टली। तो इसी कार के बारे में मतलब आगे बात हो रही है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ देयर वाज अ लॉयन इन अ फॉरेस्ट एंड वंस अपॉन अ टाइम ही गोज टू ड्रिंक द वाटर, द लॉयन सी हिज शैडो इन द वाटर। तो द लॉयन दूसरी बार यूज़ हुआ है ना, तो द लॉयन अब क्यों यूज़ हुआ, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लॉयन। ठीक है, इतने तक बात सही है, कोई किसी शेर की बात हो रही है, हमें नहीं पता कि कौन सा शेर है। आगे मतलब द लॉयन वाज गोज टू इन अ पॉन्ड, मतलब किसी तालाब में गया, टू ड्रिंक द वाटर, पानी पीने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये देखना, पहले मैंने बोला कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लॉयन, अभी अ लाइन क्यों यूज़ करा मैंने, क्योंकि कोई शेर है हमें नहीं पता। ठीक है, आगे बोलता हूँ द लॉयन वाज गोज टू
ड्रिंक द वाटर, ठीक है, तो वो पानी पीने जाता है। तो सेकंड टाइम द लॉइन यूज़ कर, तो द लॉइन क्यों कर रहा मैंने यूज़, क्योंकि द लॉइन यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, ये लिखता हूँ मैं वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं देयर वॉज डैश आ लॉइन, यहाँ पे मैंने आ लॉइन यूज़ करा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ द लॉइन वाज वेंट टू ड्रिंक वाटर इन द पॉन्ड, ठीक है, तालाब में पानी पीने गया। तो अब यहाँ पे आपने खाली ये देखना कि मैंने क्यों वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, देर वाज अ लॉन, यहाँ पे दा यूज़ क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे दा यूज़ नहीं करा क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ का जिक्र करते हो या फर्स्ट टाइम किसी बात का जिक्र करते हो जो इंडेफिनेट होती है, हाँ ये इंडेफिनेट हमें नहीं पता कि क्या था, एक किसी समय की बात है कि कोई शेर था, आगे बोल दिया कि द लॉइन ओनली, इस पर देखना, द लॉइन वाज वेंट टू ड्रिंक वाटर इन द पॉन्ड, लॉइन जो वो मतलब पानी पीने गया कहाँ पर, तालाब में, लॉइन वाज वेंट टू ड्रंक, ठीक है, ड्रिंक क्योंकि पास्ट की बात है, तो जो आपकी स्टोरी होती है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनेट में चलती है, ठीक है। तो लॉइन वाज वेंट टू ड्रंक द वाटर इन द पॉन्ड, तो अब यहाँ पे दा क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि ये वही लॉइन है, ये वाला लॉइन जो ये है, तो यहाँ डेफिनेट कर दिया गया है, यहाँ पे डेफिनेट कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेट आर्टिकल के साथ द यूज़ किया जाता है, पहले कोई लॉइन था हमें नहीं पता कौन लॉइन था, सेकंड बात ये डेफिनेट कर दे कि ये वाला जो लॉइन है ये ही था वो, ठीक है। द लॉइन वाज वेंट टू ड्रंक वाटर इन द पॉन्ड, वो पानी में पानी पीने के लिए गया, ठीक है। तो आपको पता है कि ये वेंट टू यहाँ पे ड्रिंक आएगा, ठीक है, क्यों आएगा ड्रिंक वो आपको बताता हूँ अभी, क्योंकि ड्रिंक इसलिए आएगा क्योंकि ये वेंट वर्ब आ गई, ड्रिंक वर्ब आ गई, तो दो वर्ब आपस में यूज़ नहीं होती, इसलिए टू से जोड़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। चलो ये बात की बात है, इसको बाद में देखेंगे इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आ लॉइन, आ इंडेफिनेट आर्टिकल ए यूज़ किया गया, आगे द लॉइन इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये डेफिनेट कर दिया कि इसी लॉइन की बात हो रही है, ये सिर्फ ए और दा का कंसेप्ट था, ठीक है, इसको समझने के लिए। तो दिस इज़ द बाइक विच अनिल हैज़ बाउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त, तो आपको पता है कि डेज एंड डेट के साथ हमेशा ऑन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, डेज एंड डेट के साथ हमेशा ऑन का यूज़ किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई मेट देम यस्टरडे विच टाइप ऑफ एडवर्ब, तो आपको पता है कि यस्टरडे हो गया, ठीक है, यस्टरडे हो गया, नाउ हो गया, ठीक है, टुडे हो गया, ये सारे आपके क्या है, ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई, तो इसमें है नहीं दिया हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये सारे जो आपका यस्टरडे यहाँ पे यूज़ हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ होगा जब भी आपका व्हेन से रिप्लाई आ जाए, ठीक है, व्हेन से रिप्लाई आता है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जैसे आई मेट देम यस्टरडे, मैं उससे मिला, कब मिला, व्हेन कब मिला, यस्टरडे मिला, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा एडमिटेड हिज मिस्टेक फ्रैंकली, तो फ्रैंकली पूछा कि विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज फ्रैंकली जो है किस टाइप का एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी या मैनर है, प्लेस तो है नहीं फ्रैंकली, ठीक है, क्वांटिटी इसमें मात्रा का कोई जिक्र हो नहीं रहा है, फ्रीक्वेंसी आएगी नहीं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में आता है कि ओकेजनली, ऑफन, सेल्डम, नावर, ठीक है, मतलब कोई चीज़ कब कब होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब मिस्टेक, बोला क्या कि राजा एडमिटेड हिज मिस्टेक फ्रैंकली, उसने अपनी मिस्टेक जो वो कैसे एक्सेप्ट करी, कैसे, तो हाउ का रिप्लाई आ गया, हाउ का रिप्लाई आप में किस में आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर में, ठीक है, उसने अपनी मिस्टेक जो वो कैसे एडमिट करी, कैसे स्वीकार, अपनी गलती जो वो कैसे मानी, फ्रैंकली मान ली उसने अपनी गलती, हाँ भाई मैं गलत हूँ, तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ पे आता है आपका, हाउ के रिप्लाई में, ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ का रिप्लाई आता है, हाउ का, ठीक है, उसने अपनी गलती कैसे मानी, फ्रैंकली मानी, तो फ्रैंकली क्या एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन आपने ये कर लिया अभी, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, तो आपको पता है कि जहाँ भी लेस्ट आ जाए तो लेस्ट के साथ हम आपका जो फॉलो होगा वो शुड फॉलो होगा, ठीक है, लेस्ट के साथ आपका क्या फॉलो होता है, शुड फॉलो होता है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज़ सिनोनिमस ऑफ अवेंडन, अवेंडन का आपने आप सिनोनिमस बताना है, ठीक है,
तो अवेंडन क्या होता है? त्यागना, ठीक है, अवेंडन होता है त्यागना, ठीक है। तो कीप ये होगा नहीं, होल्ड होगा नहीं, स्टे होगा नहीं, लीव हो जाएगा इसका, ठीक है। लीव भी क्या होता है? छोड़ना या त्यागना, ठीक है। तो सिनोनिमस ऑफ अवेंडन इसका हो जाएगा लीव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन। तो आपने अपने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना कि 30 में से आउट ऑफ आप कितने करें हैं। तो एंटोनिमस ऑफ अबेट, अबेट का सिनोनिमस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्लाइन हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा या एक्सटेंड हो जाएगा। डिक्रीज होता है कम करना, डिक्लाइन भी कम करना, सोच रख सकते हो आप। डिक्लाइन भी वही, इसका मतलब ऐसे होता है, मतलब पतन होना, विचारों का पतन होना, डिक्लाइन इन, डिक्लाइन एट, विचारों और साम्राज्य का पतन होना, मतलब कोई चीज़ कम ही हो रही है ना। डिमिनिश भी कम होता है। तो एक्सटेंड क्या होता है? बढ़ाना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। अबेट का मतलब हो जाएगा कम करना। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम करना, ठीक है। डिक्रीज भी होता है कम होना या कम करना। डिक्लाइन होता है पतन होना, ये भी पतन, कोई चीज़ की मतलब कम हो रही है तो किसी चीज़ तभी उसका पतन हो रहा है। डिमिनिश क्या होता है? ये भी होता है कम होना। एक्सटेंड होता है बढ़ना, कोई चीज़ डेट एक्सटेंड होती है तो बढ़ जाती है। तो एंटोनिमस ऑफ अबेट का हो जाएगा एक्सटेंड। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।